हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं हमारी जो इतिहास की सीरीज चल रही है हर साल का इतिहास बताने की। उसमें 1951 की प्रमुख घटनाएं। 1951 क्योंकि देश में संविधान लागू हो चुका था, उसके बाद अब देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर कांग्रेस काम कर रही थी, देश के नेता काम कर रहे थे। तो इसमें बड़ी चीज़ें ये हुई, चुनाव की तैयारियां शुरू हुई। 1951-52 में चुनाव हुए, लंबे चले और जनगणना हुई, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई और भी कई सारी चीज़ें हुई, जिनमें से कुछ दिलचस्प बातें हम आपको बताएंगे। क्योंकि चुनाव होना है तो घोषणा पत्र बनेगा। तो क्योंकि बाकी छोटी पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, सीपीआई और 1951 में जनसंघ पार्टी भी लॉन्च हुई थी। तो ऐसे में जब घोषणा पत्र बनेगा तो घोषणा पत्र कौन बनाए? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही सबकी नजर थी, क्योंकि सबको मालूम था कि सरकार कांग्रेस की मोटे तौर पर आना तय है। तो पंडित नेहरू ने जिम्मेदारी संभाली कि घोषणा पत्र मैं बनाऊंगा, क्योंकि अब सरदार पटेल नहीं रहे थे। 1950 में उनकी मौत हो गई थी और अब पूरी कांग्रेस पर कब्जा उन्हीं का था। उस वक्त अध्यक्ष भी वही बन गए थे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे वो पुरुषोत्तम दास टंडन के बाद लगातार 2 बार अध्यक्ष बने और फिर उन्होंने घोषणा पत्र 30 बिंदुओं में तैयार किया। बंगलौर में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 13 जुलाई 1951 को उन्होंने ये अपना घोषणा पत्र रखा, 30 बिंदुओं में बात की, शुरुआत की कि कैसे गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई, उनकी अगुवाई में जो लड़ाई लड़ी गई उसकी बात की गई। लेकिन मैं आपको एक सबसे खास बात बता दूं कि इस 30 बिंदुओं में कहीं भी गांधी जी का जो फेवरेट शब्द था राम राज्य, घोषणा पत्र में राम राज्य लाने की बात या राम राज्य शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। एक बड़ी बात कही जाती है रोटी कपड़ा और मकान, एक मूवी भी बनी है इस पर। तो जो वायदा किया जाता है वो यही किया जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन उन्होंने रोटी की बात की, कपड़े की बात की, होम या मकान की बात नहीं की। क्योंकि जो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री 50 लाख मकान की बात कर चुके, उन्होंने शेल्टर की बात की, क्योंकि एक बड़ी समस्या शरणार्थियों की थी। उन्होंने बजट में 140 करोड़ रुपए जो उन्होंने वायदा किया, बाद में बजट में रखा या नहीं रखा वो हम बात बताएंगे। लेकिन जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, हम 140 करोड़ रुपए शरणार्थियों को शेल्टर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में बात की गई विदेश नीति की और उसमें सबसे खास बिंदु था स्वतंत्र विदेश नीति की बात हुई। लेकिन उसी पॉइंट में उन्होंने आगे लिखा कश्मीर का समाधान कश्मीर के लोगों की राय से होगा। और यही थोड़ा अजीब है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो धारा 370 उन्होंने बाद में लगाई उसका जो आधार था वो यही घोषणा पत्र था, ऐसा कहा जाता है। एक बड़ी बात जो उन्होंने कही कि जो अर्थव्यवस्था रहेगी यूं तो मिश्रित रहेगी, लेकिन जो आधारभूत उद्योग हैं वो राज्य के नियंत्रण में रहेंगे, यानी सरकार उन्हें चलाएगी। उस वक्त जरूरत भी थी और उन्होंने एक कहा भी। एक बड़ी बात थी जो उन्होंने कही कि जो डिग्री मिलेगी पढ़ाई के बाद वो मैनुअल वर्क अनुभव के आधार पर दी जाएगी। आप जो काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, उसके आधार पर दी जाएगी। और आप आज की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें वही छाप आप देखते हैं कि वो भी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी बात थी। तो 370 की बात हो गई, नई शिक्षा नीति की बात हो गई जो उसका कनेक्शन था। इसके अलावा जो एक और दिलचस्प बात थी वो ये थी कि महामारियों का जिक्र किया गया था कि हम जो हेल्थ की बात की गई थी उसमें एक महामारी की बात की गई थी। और बड़ी बात थी कि केवल एक महामारी का जिक्र हुआ जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम इससे निपटने के पूरे उपाय करेंगे, वो थी मलेरिया। मलेरिया पर डिस्कशन हुआ कांग्रेस के पहले चुनावी घोषणा पत्र में। तो मलेरिया, शरणार्थी, जमींदारी व्यवस्था के लिए भी उन्होंने कहा। इस तरह के शब्द आप आज के घोषणा पत्र में किसी भी पार्टी के में नहीं सुन सकते ना देखते हैं। यही एक खास चीज थी उस पहले चुनावी घोषणा पत्र में। 1951 में क्योंकि चुनाव की तैयारियां चल रही थी, सबसे पहला काम था वो था वोटर लिस्ट बनाना। चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को ये जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव आयोजित कराने की। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां थी उसमें केवल वोटर लिस्ट बनाने के लिए आपको पता है कितने क्लर्क्स की भर्ती की गई थी? 6 महीने के लिए 16,500 लोगों का काम था कि सूची को टाइप करें। तमाम अधिकारी ग्राउंड लेवल पर तो उनकी मदद कर ही रहे थे, लेकिन केवल सूची टाइप करने के लिए 16,500 लोगों को रखा गया था। और आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि 28 लाख महिलाओं के वोट काट दिए गए थे पहली बार में। पहले आम चुनाव में आपको मालूम है कि एक व्यक्ति का वोट कट जाता है तो आज मीडिया में हंगामा हो जाता है, लेकिन तब पहले आम चुनाव में 28 लाख महिलाओं के वोट काटे गए और ऑफिशियल तौर पर काटे गए।
बावजूद इसके कोई हंगामा नहीं हुआ था, क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, चुनाव हर हाल में कराना ही था। सुकुमार सेन ने अधिकारियों को, कर्मचारियों को जब भेजा, लगभग हर एक के घर पे या गांव में, कस्बों में कैंप लगाए, तो जो महिलाएं आती थी या जिन महिलाओं से मिलने जाते थे कर्मचारी, वो अपना नाम नहीं बताती थी। उस वक्त अशिक्षा का ये आलम था कि वो अपना नाम नहीं बताती थी। वो कहती थी कि हम फलाने की बीवी हैं, या लिख लो फलाने की ताई, फलाने की अम्मा, फलाने की माँ या फलाने की बेटी। वो उनके नाम बताती थी, अपने पति के, बच्चों के। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल थी कि ऐसे कैसे लिख लिया जाए। उन्होंने, जो कर्मचारी थे, उन्होंने ये बात ऊपर तक पहुंचाई और सुकुमार सेन ने ये फैसला किया कि जो नाम नहीं बताएंगे उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। और ऐसे में लोगों में थोड़ा डर भी फैला, लेकिन उन्हें उस वक्त उसकी कोई जानकारी नहीं थी। बावजूद इसके कि इतने प्रयास हुए, 3000 सिनेमाघरों में एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई कि वोट देना कितना ज़रूरी है। 3000 सिनेमाघरों में ये सुकुमार सेन ने किया था। लेकिन महिलाओं ने फिर भी, ना उनके परिवार वालों ने जागरूकता दिखाई, 28 लाख वोट कट गए। ना विपक्ष कुछ कर पाया, ना सत्ता पक्ष कुछ कर पाया। तो ये बड़ी बात थी दोस्तों। 1951 की एक बड़ी घटना थी जनगणना। हालांकि जनगणना जो थी ये नवी थी भारत में। यूं तो ऋग्वेद से लेके कौटिल्य अर्थशास्त्र में सब में जनगणना की चर्चा है, लेकिन जो विधिवत तरीके से जिसको इतिहास मिलता है, 1871 से अंग्रेजों ने जनगणना भारत में करवानी शुरू की थी। और उसके आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले बता देता हूं कि 1951 में जो आज़ाद भारत की सरकार ने जनगणना करवाई, और चुनी हुई सरकार नहीं थी वो भी, क्योंकि कांग्रेस ने चुनी थी और अंग्रेज चले गए थे, लेकिन चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव हुए तो 1951 के लास्ट में और 52 में जाके फाइनली 52 में सरकार तय हुई थी नेहरू जी की। लेकिन उससे पहले 4 साल उन्होंने ऐसे ही राज किया था। तो उन्होंने जो जनगणना करवाई उसमें बड़े दिलचस्प आंकड़े आए थे। मैं आपको बता दूं कि 66% जो अखंड भारत था उसमें 66% हिंदू हुआ करते थे। लेकिन जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गए, तो बाद में बांग्लादेश बन गया पूर्वी पाकिस्तान, उसके बाद जब जनगणना हुई तो उसमें 30.6 करोड़ हिंदू थे, यानी करीब 82.1 जो परसेंट निकल कर आया, इतने हिंदू हो गए। 10% से कम 9.49 ये थे मुसलमान, 2.3% थे ईसाई, करीब 83 लाख थे, और 0.46% थे जैन, 0.74% थे आपके बौद्ध, 1.89% थे सिख। ये मोटे तौर पे 1951 की जनगणना के जो आंकड़े निकल के आए थे वो हमने शेयर किए। अब 1871 की अगर जनगणना की बात करें तो आप चौंक जाएंगे जानकर कि जो इंडिया के 4 टॉप सिटी थे उनमें दिल्ली नहीं था। दिल्ली से ऊपर थे बनारस, पटना और लखनऊ, और बाकी 3 शहर तो थे ही। यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो थी कलकत्ता में, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से 5 गुनी जनसंख्या, 7,95,000 लोग रहते थे। उस वक्त अंग्रेजों की राजधानी भी थी वो, फोर्ट विलियम से राजधानी चलती थी। 1911-12 में दिल्ली में आई, लेकिन जनसंख्या थी जो 5 गुना ज़्यादा थी दिल्ली से कोलकाता की, और बॉम्बे की 4 गुना करीब ज़्यादा थी, 6,44,000 थी। और दिल्ली की जनसंख्या थी 1,57,000 के आसपास, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन 2,85,000 लोग लखनऊ में रहते थे। पटना और बनारस में भी दिल्ली से ज़्यादा लोग रहते थे, क्योंकि मुगलिया सल्तनत उजड़ चुकी थी और तमाम सारे प्रतिबंध जो दिल्ली, पुराने दिल्ली के लोग थे उन पे लगा दिए गए थे। तो ऐसे में वहाँ की जनसंख्या बेहद कम थी। ये आपके लिए ये मैं आंकड़े इसलिए लेकर आया क्योंकि तमाम दिलचस्प जानकारियाँ देना हमारा जो उद्देश्य है कि मुख्य जो घटनाएं हुई थी वो तो बताएं, उसके साथ साथ कुछ और तमाम दिलचस्प बातें आपको बताएं। 1951 में राजनीतिक फलक पर एक बड़ी घटना हुई थी जिसका आज तक असर है, वो थी जनसंघ की स्थापना। जनसंघ जो आज बीजेपी के नाम से जाना जाता है, जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल जी थे, दोनों जनसंघ के सदस्य थे। आपको ध्यान होगा इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और उनके नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी I&B मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये दोनों उस वक्त जब सरकार में शामिल हुए तो जेपी ने जो एक शर्त रख दी थी कि आप सब लोग ये जो पार्टियां हैं अलग अलग, इनको खत्म करिए, एक पार्टी बनाइए। जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी में बाकी सब जो पार्टियां थी उनका विलय हो गया, जनसंघ का भी विलय हो गया था। इसीलिए जब ये सरकार गिरी तो नए सिरे से 1980 में एक नई पार्टी खड़ी की गई थी, बीजेपी।
लेकिन उससे पहले ये लोग जनसंघ चलाते थे और जनसंघ के ही सदस्य थे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 1951 में जनसंघ की जरूरत पड़ी एक राजनीतिक पार्टी की और क्यों खड़ी की गई और किसने खड़ी की। ये दिन था 21 अक्टूबर 1951 का। और जनसंघ के जो दो बेसिकली धड़े आपको जानने होंगे। एक तरफ जो वजह थी उसी में ये शामिल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को आप जानते ही होंगे। आरएसएस 1925 में बना था, लेकिन वो ये महसूस नहीं कर रहा था कि उसकी कोई राजनीतिक विंग होनी चाहिए, पॉलिटिकल विंग होनी चाहिए। हालांकि अभी भी ऑफिशियली पॉलिटिकल विंग नहीं है। लेकिन जब गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया, तमाम सारे कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया, तो जो उनके प्रमुख थे आरएसएस के सरसंघ चालक गोलवलकर जी, उन्होंने ये तय किया कि कोई ना कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी तो संसद में होनी चाहिए ना जो उनके विचारों को समर्थन करे, संसद में उनकी बात रखे, और कोई उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाता है तो उसमें उनको जवाब दे। ऐसे में उन्हें दूसरा चेहरा जो मिला वो मिला श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। 33 साल की उम्र में कोलकाता यूनिवर्सिटी के वीसी बने थे, हिंदू महासभा से जुड़ गए थे बाद में, और जब अंतरिम सरकार भारत की बनी आज़ादी के तुरंत बाद तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री थे। लेकिन लियाकत नेहरू समझौता जो हुआ उसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से, और गुरु गोलवलकर और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मंत्रणा से निकला वो था जनसंघ। तय हुआ कि वो अपना एक प्रचारक देंगे, आरएसएस की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय जी दिए गए, वो महासचिव बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अध्यक्ष बने, बलराज मधोक भी उसमें शामिल हुए, और कैसे बलराज मधोक बाद में प्रेसिडेंट भी बने जनसंघ के। तो ऐसे में ये तीन लोग शुरुआत में जुड़े। अगले साल अटल जी भी संघ की तरफ से उन्हें दिए गए, बाद में अटल जी एक बड़ा चेहरा बन गए जनसंघ के। तो ये इस तरह से जनसंघ आया और राजनीतिक पार्टी 1951 में वो खड़ी हुई। पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ, वो 1952 में हुआ। वहाँ से विस्तृत रूप लेता हुआ चुनाव में जब लोग उतरे तो पहले आम चुनाव में जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। बाद में ये बड़ी ताकत धीरे धीरे बनता चला गया। हालांकि इसके दोनों जो चेहरे थे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय, दोनों की मौत संदिग्ध तरीके से हुई थी। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि 1951 में कितनी दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। इनमें से कुछ घटनाएं हमने आपके साथ शेयर की, उनके बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां दी। इन कुछ और घटनाएं हो रही थी, देश के विकास से संबंधित हो रही थी। जनगणना तो हो ही रही थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना भी शुरू हुई 1951 में ही, और पहली आईआईटी देश की वो भी 1951 में बनी खड़गपुर में, और पहली के बाद दूसरी आ पाई ठीक 7 साल बाद मुंबई आईआईटी। तो आपने ये वीडियो देखा, कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि आपको क्या पसंद आया और आप इसमें क्या और बेहतरी चाहते हैं, ताकि हम बाकी वीडियो करने वाले हैं 2022 तक के, उनमें आपको और दिलचस्प बातें बता सकें। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि तमाम दिलचस्प फैक्टर्स इसमें जोड़े जाएं, ताकि आपकी जो परीक्षा की तैयारियां हैं उनके लिए भी ये दिलचस्प जानकारियां मिले, और लोगों से शेयर करने के लिए भी और अवेयर होने के लिए भी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो हमारी ये सीरीज हर साल के वीडियो की जारी रहेगी। बने रहिए प्रभात एग्जाम के साथ, देखते रहिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मिलेंगे अगले एपिसोड में, बाय बाय।